हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द EDUDOS ऐप। और हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे वेक्टर्स के अंदर एडिशन ऑफ अ वेक्टर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो मतलब वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 1 करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा 3 नहीं आएगी। दैट वैल्यू विल वेरी फ्रॉम कि अगर मैं इसको बोलूँ ये है वेक्टर A और मैं इसको बोलूँ ये है वेक्टर B, तो जो आपकी वैल्यू है वेक्टर A प्लस वेक्टर B की दैट विल वेरी फ्रॉम A माइनस B टू A प्लस B। तो मैं जो ये बात बोल रही हूँ मतलब 2 प्लस 1 का जो सम है वो 1 भी हो सकता है, 2 माइनस 1 1, और 2 प्लस 1 कितना है 3। तो मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। तो ये जो रेंज है दो वेक्टर्स को ऐड करने की वो वेरी करती है फ्रॉम A माइनस बी टू A प्लस बी, ठीक है। तो ये जो वेरी कर रही है रेंज है, किस तरीके से वेरी करेगी इसकी हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ की जब हम बात करते हैं तो इसको बोलने का मतलब है पैरेललोग्राम क्या चीज़ होती है। मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप उसको नोटिस कीजिएगा। ये होता है पैरेललोग्राम, ठीक है जी। और पैरेललोग्राम को ये बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ से हम क्या करें, अब कुछ कंस्ट्रक्शन करें। मतलब ये जो साइड है वो हमने बनाई है वेक्टर A और ये जो साइड है हमने वो बनाई है वेक्टर B, ठीक है जी। और हमने किया है कंस्ट्रक्शन कि इस लाइन को हमने आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से डाला इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, और इस शेप को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक। तो कैसे अब हम इसको डिफाइन करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा भी इस बात को, क्योंकि पैरेललोग्राम बोलने का मतलब होता है कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी ऑपोजिट साइड्स हो पैरेलल और इक्वल, ठीक है जी। क्या बोला मैंने, जिसकी ऑपोजिट साइड्स हो पैरेलल और इक्वल। तो पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट इफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, लेकिन साइड भी कौन सी, एडजेसेंट, एक के बाद एक, ठीक है ना। इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स देन देयर डायगोनल विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट बोलने का मतलब होता है बच्चे कि इन दोनों का सम। तो यहाँ पर जो ये वेक्टर R मैंने बनाया है ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर A और वेक्टर B का सम, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेगा, मैंने अभी आपसे कुछ वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ के पिछले लेक्चर में मैंने कुछ बात करी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ वेक्टर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो भाई सबसे पहली और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी एक वेक्टर को हम उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड अलोंग पैरेलल लाइंस, मतलब किन्हीं भी पैरेलल लाइंस के बीच में अगर किसी भी वेक्टर को आप डिस्प्लेस करेंगे तो इट विल रिमेन सेम, ठीक है। इसको क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं तो मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ। क्या मतलब है इसको कि ये मैंने यहाँ पर वेक्टर A बनाया हुआ है, तो वेक्टर A को मैं यहाँ बनाऊँ या वेक्टर A को मैं डिस्प्लेस करके आगे ले जाऊँ, एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बनाऊँ या यहाँ पर बनाऊँ, आपका वेक्टर डिस्प्लेस करने से चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं जो उसका ये मोशन कर रही हूँ वो मोशन मैं कर रही हूँ अलोंग पैरेलल लाइंस। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जब भी हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता करेंगे तो उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन है कि दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल जॉइन होनी चाहिए। तो यानी कि हम इन दोनों के बीच का जो मिनिमम एंगल होता है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और वो सिर्फ तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब वेक्टर A वेक्टर B के साथ टेल टू टेल जॉइन हो, ठीक है ना। तो दो वेक्टर्स अगर टेल टू टेल जॉइन होंगे तभी हम उसका मैग्नीट्यूड पता करेंगे, अदरवाइज हमें मैग्नीट्यूड पता नहीं चलेगा। तो ये जो हमने वेक्टर R पता किया है दिस इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सुने क्या किया हमने ना। तो थर्ड पॉइंट विल बी, सबसे पहला तो हमने बोल दिया कि वेक्टर को पैरेलल लाइंस के अलॉन्ग डिस्प्लेस किया तो वो सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट हमने बोल दिया कि दो वेक्टर्स को अगर हम टेल टू टेल जॉइन करेंगे तभी हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट थिंग कि अगर हम वेक्टर को क्या कर दें, चेंज कर दें, ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में, ठीक है ना। तो अगर कोई वेक्टर ऐसे बना हुआ है और उसको हम 180 डिग्री से ऐसे बेंड कर दें तो वो जस्ट नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, सिर्फ उसकी जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी ऑपोजिट,
ठीक है ना। तो नाउ द थिंग अराइजेस कि पैरेललोग्राम लॉ में इन सब का क्या यूज़ है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ में सबसे पहला यूज़ है कि हमने जो ये वेक्टर है यहाँ पर बनाया है, और पैरेललोग्राम बनाने का मतलब है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है जी। तो क्योंकि पैरेलल साइड्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है, तो मैं इसको वेक्टर ए बोलूँ या इसको वेक्टर एन बोलूँ, एक ही बात। मैं इसको वेक्टर बी बोलूँ या इसको वेक्टर बी बोलूँ, एक ही बात, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर मुझे एंगल बताना है तो देखें, एक वेक्टर का तो हेड है यहाँ पर और दूसरे वेक्टर का यहाँ पर है टेल, तो उसके लिए वेक्टर ए को डिस्प्लेस करना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल हमें यहाँ पर मिलने वाला है, जिसको कि हम बोल रहे हैं थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो हम इस लाइन को, ए वाली लाइन को आगे की तरफ हमने एक्सटेंड किया, ठीक है। अब याद रखें, पैरेललोग्राम लॉ बनाते हुए एरोज को डिनोट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। तो आप हमेशा एरोज को पक्का डिनोट करें, ठीक। तो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और इसको हमने आगे की तरफ डिस्प्लेस किया तो ये बन गया एंगल थीटा। तो अब देखें यहाँ पे मैंने एरो बनाए हुए हैं 3 जगह, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से नोटिस कीजिएगा, ये यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ करेक्ट। एक एरो तो है वेक्टर बी का और एक एरो है वेक्टर आर का, क्योंकि ये तीनों ही कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और क्योंकि ये वेक्टर बी है तो ये साइड भी क्या होगी, वेक्टर बी। ओके, नाउ कम्स ये वेक्टर बी, क्योंकि थीटा एंगल पर टिल्टेड है, तो इस वेक्टर बी को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाए या ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाए, दोनों की वैल्यू क्योंकि है सेम, तो हम इसकी वैल्यू बोले या इसकी वैल्यू बोले, वन एंड द सेम थिंग। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ना बना के इस बी का वैल्यू लिख रही हूँ इधर की तरफ, और इस बी की परपेंडिकुलर वैल्यू लिख रही हूँ इस तरफ, जो हमने अभी रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में पिछले लेक्चर में पढ़ा। तो बी की इस तरफ जो वैल्यू होगी दैट विल बी बी कॉस थीटा, और बी की इस तरफ जो वैल्यू होगी दैट विल बी बी साइन थीटा। तो वेक्टर जिस साइड के साथ थीटा एंगल बनाता है उस तरफ होता है कॉस थीटा, और 90 डिग्री वाली साइड की तरफ होता है बी साइन थीटा। तो अगर हम इस वेक्टर का रिजल्टेंट पता करना चाह रहे हैं तो रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसे। देखें कैसे हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो देखें, ये क्योंकि हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला है तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एंगल। और अगर हम यहाँ से बात करें इन अलग अलग पॉइंट्स के बारे में, ठीक है ना, तो हम इसको x, y और z ये ट्राइंगल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं बीच वाले पॉइंट को यहाँ पर बोल देती हूँ T पॉइंट, ठीक है जी। तो फ्रॉम ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड ट्राइंगल से हमें क्या मिल जाएगा कि आपके पास एक्स वाई जेड ट्राइंगल से हमें क्या मिल जाएगा कि आपके पास परपेंडिकुलर ये जो साइड है इसकी जो वैल्यू होगी वो बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगी। लेकिन बेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तरफ तो ये टी वाई वैल्यू है बी कॉस थीटा और यहाँ पर वैल्यू है वेक्टर ए। तो जो पूरी साइड की हम लोग बात करेंगे तो पूरी साइड की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जो ये वेक्टर ए है वो प्लस यहाँ पर जो ये वेक्टर वी है बी कॉस थीटा वो, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, आपका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है दैट विल बी द सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से वेक्टोरिकली मैं इसको लिख रही हूँ वेक्टर ए के मॉड का करेंगे हम लोग स्क्वायर, ठीक है, जिसको कि हम आर स्क्वायर लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन में मैं लिख दूंगी तो आप समझ जाइएगा। दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर, बी साइन थीटा का, ठीक है, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं इसलिए मैंने कहीं पर भी एरो नहीं लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में अगर मैं इसी को लिखूँ तो मैं लिख सकती हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा, ठीक है जी, और इसका स्क्वायर, और इसको हम एक्सपेंड कर दें तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब देखिए नोटिस करें ये और ये टर्म दोनों सेम है, आप ये लिखो या ये लिखो एक ही बात, ठीक है ना। तो किसी भी टर्म के सामने हम दो मॉड बना दें वेक्टर क्वांटिटी के साथ में तो उसका मतलब बिना एरो के भी आप उसको लिखोगे तो दैट विल बी गुड। तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और दूसरी टर्म है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेकर के इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें मालूम है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हमें मालूम है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो r जो है उसका मैग्नीट्यूड जो हमें मिला वेक्टर r का, दैट इज गिवन बाय दिस मच वैल्यू, ठीक है ना। और याद करें जब हमने बात करा था कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होगी उसके लिए वो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करनी चाहिए, तो वहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, ठीक है ना। तो r का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो दो वेक्टर्स के एडिशन करने का आपका हो गया ये तरीका, ठीक है जी। नाउ कम्स, ये तो सिर्फ क्या आया, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। तो भाई डायरेक्शन को हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि वेक्टर r a साइड के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। और हमने अभी कहा इसको आप वेक्टर बी बोलें या इस साइड को आप वेक्टर बी बोलें, एक ही बात है। तो अगर मैं बहुत ध्यान से सुनिए कि जो मैं बात मैं बोल रही हूँ, ये एंगल मैं बोल रही हूँ अगर ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल मैं बोल रही हूँ कि सपोजिटली ये एंगल है 40 डिग्री, तो ये एंगल बचा हुआ कितना बचा, 20 डिग्री। तो आर की डायरेक्शन बनाने का एक तो तरीका है कि मैं उसको बताऊं कि ए साइड के साथ वो बना रहा है 40 डिग्री एंगल, या फिर दूसरा तरीका है कि बी साइड के साथ वो बना रहा है 20 डिग्री एंगल, ठीक है। तो एंगल के फॉर्म में हम इसको बताएंगे। तो आर की डायरेक्शन को एंगल के फॉर्म में बताने के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं tan phi, ठीक है जी। क्या टर्म यूज करते हैं, tan phi। तो जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का वो हम लोग देंगे इस तरीके से, tan phi हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, और tan phi होगा ऐसे। वेक्टर आ रहा है, मैं इसको रब कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है ना। आप देखिए उसको दोबारा से कैसे होगा ये। तो ये बन गया आपका पैरेललोग्राम, ये हमने बनाया परपेंडिकुलर, ये हमने इसको एक्सटेंड किया, ये बन गई 90 डिग्री लाइन। तो ये भी है लाइन वेक्टर बी, ये भी है लाइन वेक्टर बी, ये लाइन है वेक्टर ए और ऊपर वाली भी है वेक्टर ए, और ये जो डायगोनल है ये है इनका रिजल्टेंट आर। और हमने कहा कि इधर से जो ये एंगल बन रहा है वो है फाई। थीटा से कंफ्यूज नहीं करेंगे आप इसको, ठीक है ना। थीटा ये वाला एंगल है जो ए और बी के बीच का था, फाई है वो एंगल जो आर और ए के बीच में है। तो यहाँ से अगर हम tan phi कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, जो कि है क्या, डायरेक्शन किसकी, आर वेक्टर की, ठीक है ना, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो डायरेक्शन आर की ए वेक्टर के साथ हो जाएगी tan phi टर्म से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अगर आपको मालूम हो तो हमने लिखा था b sin थीटा, और बेस हमारे पास है a प्लस बी cos थीटा। देख लें यहाँ पे परपेंडिकुलर था b sin थीटा और बेस है हमारे पास a प्लस बी cos थीटा। तो जो ये tan phi टर्म आई या एंगल जो हमारा होगा दैट विल बी tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। तो इसके साथ ये वाली टर्म है हमारा r का मैग्नीट्यूड, ये वाली टर्म है हमारा r का डायरेक्शन। तो हमें मिल गई इस वेक्टर r की मैग्नीट्यूड की वैल्यू और डायरेक्शन की वैल्यू। नाउ कम्स कि भाई इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है ये सब, ठीक है ना। तो भाई देखें अब हमें पढ़ेंगे इस फॉर्मूले का जिस्ट, ठीक है ना, कि क्या ये फॉर्मूला कह रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना। इतना एलेबोरेट मैंने क्यों बताया, क्योंकि 11th के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि प्रूव करें पैरेललोग्राम लॉ को, ठीक है। अब जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा ऐसा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि रिजल्टेंट आर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है जी। तो थीटा की जो वैल्यू है वो +1 भी होगी, वो 0 भी होगी और -1 भी होगी, ठीक है ना। डिपेंडिंग cos थीटा की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है, रिजल्टेंट आर की भी वैल्यू अलग हर केस के लिए अलग होगी। फॉर इंस्टेंस अगर मैं cos थीटा की वैल्यू को +1 डील करूं तो ये जो आर रिजल्टेंट है दैट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा आपका a प्लस बी, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, अगर इस cos थीटा की वैल्यू है 0, ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, यानी कि 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, रिजल्टेंट की। नाउ कम्स कि अगर इस cos थीटा की वैल्यू है -1, अगर ये cos थीटा है -1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी,
r इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको लिखने का मतलब है ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, या रिजल्टेंट आपके पास आ गया सिंपली a माइनस बी। और याद करें मैंने कहा था कि दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो जो वैल्यू है वो रेंज लाई करती है फ्रॉम a माइनस बी टू a प्लस बी, ठीक है ना। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम लेवल या वेक्टर्स के अंदर हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमने 3 ही फॉर्मूले इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला हमें पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर, दूसरा हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम लॉ या ट्राइंगल लॉ फॉर्मूले सेम आते हैं क्योंकि, तो हमें सिर्फ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। एंड डू नॉट गो थ्रू दिस चैप्टर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। मतलब आप कम टाइम में भी अगर करेंगे इस चैप्टर को, मतलब 1 घंटा भी अगर आपने दिया और न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर सॉल्व करें, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो a माइनस बी से a प्लस बी तक ये रेंज आपकी जाएगी। अब इसको बोलने का मतलब क्या है कि +1 हो गया, 0 हो गया या -1 हो गया। इस केस के लिए समझे बहुत ध्यान से, प्लस वैल्यू कब होगी, कॉस थीटा जो है वो +1 कब होगा, कि यानी कि जब आपका वेक्टर a, मैं यहाँ पर बना रही हूँ उसको आप नोटिस कीजिएगा, इस कंडीशन को बोलने का मतलब है कि आपका वेक्टर a भी इधर है और आपका वेक्टर b भी इधर है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में अगर थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, ठीक है ना, तो थीटा अगर होगा 0 डिग्री, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, हम उनको ऐड करेंगे तो वो सिंपली ऐसे ही ऐड होंगे जैसे कि स्केलर्स ऐड होते हैं, ठीक है ना। कौन ऐड होते हैं, स्केलर्स, मतलब 2 + 1 कितना आएगा 3, ठीक है जी। इसको बोलने का मतलब है कि अगर वेक्टर a है इस डायरेक्शन में तो वेक्टर b जो है वो जस्ट है इसके 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर 0 वैल्यू है कॉस थीटा की, ये डिनोट कर रहा है कि थीटा जो है a और b वेक्टर्स के बीच में वो यहाँ पर है 90 डिग्री। -1 बोलने का मतलब है कि वेक्टर a है अगर इस डायरेक्शन में तो वेक्टर b जस्ट इसके है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री, ठीक है, और cos 180 होता है -1। तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट होगा a प्लस बी, दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पर रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट होगा a माइनस बी। ये है बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा नहीं पढ़ना है कुछ भी और ज़्यादा इसमें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब पैरेललोग्राम लॉ तो हमारा हो गया है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।